आज है 10 मार्च मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज के एपिसोड में शुरुआत करेंगे संसद भवन से, जहां लगभग 40 साल बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब एक वैश्विक रूप ले चुका है, जिसका सीधा असर भारत के रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत और अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहा है, वैज्ञानिक भारत में और अफ्रीकी चीते लाने का कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं, और भारतीय क्रिकेट के जश्न पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। संसद में मंगलवार को एक बड़ा ऐतिहासिक और राजनीतिक टकराव देखने को मिला। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि स्पीकर सदन में निष्पक्षता बनाए रखने में पूरी तरह विफल रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के नबाम रेबिया फैसले का हवाला दिया। गोगोई ने कहा कि स्पीकर सरकार की आवाज़ नहीं होता, बल्कि वो पूरे सदन के अधिकारों का रक्षक होता है। इसी बहस में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पीकर पर तीखा हमला किया। मोइत्रा ने याद दिलाया कि 2023 में जब ओम बिरला अध्यक्ष थे, तब विपक्षी सांसदों का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक निलंबन हुआ था। एक ही दिन में 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो पिछले 20 वर्षों में हुए कुल निलंबन का 40% है। मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि स्पीकर ने बिना किसी ठोस चर्चा के 3 आपराधिक विधेयकों को पारित करवा दिया और वे लोकतंत्र का गला घोंटने में शामिल हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर सत्र के दौरान विदेश जाने के लिए कार्यवाही छोड़ देते हैं और अपना भाषण देने के बाद सदन के नियमों की अवहेलना करते हुए चले जाते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि स्पीकर के बजाय विपक्ष के नेता के खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर हरकारा के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी ने विश्लेषण करते हुए कहा कि विपक्ष भले ही संख्या बल में कमजोर हो, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो सरकार और स्पीकर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चतुर्वेदी ने 2008 में पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण देते हुए बताया कि स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरी तरह संवैधानिक होता है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली युद्ध के संभावित अंत को लेकर मिले जुले संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि ईरानी नेताओं ने तेल टैंकरों की आवाजाही रोकी, तो और भी आक्रामक कार्रवाई होगी। बीबीसी के उत्तर अमेरिका संवाददाता एंथनी जुर्चे की रिपोर्ट बताती है कि सोमवार की सुबह जब अमेरिकी शेयर सूचकांक गिरे और तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, तो ट्रंप ने घबराहट को शांत करने के लिए पत्रकारों को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। उनके फ़ोन कॉल्स के बाद तेल के एक बैरल की कीमत जो $120 तक पहुंच गई थी, वो $90 से नीचे आ गई। हालांकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्टर एलिजाबेथ मेलिमोपोलोस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों के विपरीत ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई के समर्थन में लाखों ईरानियों ने तेहरान में एक विशाल रैली निकाली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान जब तक जरूरी होगा तब तक लड़ता रहेगा। एक्सियोस के लिए बराक राविट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर हमले बंद नहीं हुए तो खाड़ी क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने दिया जाएगा। ये युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। एक्सियोस के रिपोर्टर जाचरी बसु के अनुसार ये युद्ध अब वैश्विक हो चुका है। कम से कम 20 देश अब सैन्य रूप से इसमें शामिल हैं। चीन, जो अपने तेल आयात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है, वह भी युद्धविराम की मांग कर रहा है। इसके अलावा एक्सियोस की एक अन्य एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने की अपनी तकनीक देने की पेशकश की थी। तब ट्रंप प्रशासन ने इसे ठुकरा दिया था। लेकिन अब जब ईरान के सस्ते शाहिद ड्रोन्स ने 7 अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली है, तो अमेरिका ने औपचारिक रूप से यूक्रेन से ड्रोन रोधी मदद मांगी है। इस भयंकर युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने का सीधा असर भारत और उसके पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत हो गई है। बेंगलुरु और चेन्नई के होटल संगठनों ने चेतावनी दी है कि गैस आपूर्ति बहाल न होने पर कई रेस्तरां बंद करने पड़ सकते हैं। गुरुग्राम और मुंबई से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के दादर और अंधेरी जैसे इलाकों में कई रेस्तरां ने गैस बचाने के लिए धीमी आंच पर पकने वाले व्यंजन अपने मेन्यू से हटा दिए हैं। ऊर्जा का ये संकट इतना गहरा है कि अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने बिजली और ईंधन बचाने के लिए देश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय बंद कर दिए हैं और उपलब्ध गैस को बिजली संयंत्रों की ओर मोड़ दिया है। देश की अदालतों की बात करें तो एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में विरासत से जुड़े नियमों को महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला बताने वाली एक याचिका पर बेहद अहम टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों का व्यापक समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि अगर शरीयत के विरासत कानून को रद्द किया जाता है तो जो कानूनी खालीपन पैदा होगा उसे कैसे भरा जाएगा। प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू किया जा सकता है और मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना विधायिका का काम है और फिलहाल मामले की सुनवाई टाल दी गई है। पर्यावरण और वन्यजीवों के मोर्चे पर चिंताजनक खबर है। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कई वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी चीतों का आयात तुरंत रोकने की सलाह दी है। वन्यजीव विशेषज्ञ और मेटास्ट्रिंग फाउंडेशन के सीईओ रवि चेल्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अधिकतम 10 वयस्क चीते ही रह सकते हैं, लेकिन अब भारत में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है। चेल्मा और अशोका ट्रस्ट के शोधकर्ता नितिन राय का मानना है कि भारत में चीतों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक आवास और शिकार उपलब्ध नहीं है। वे कहते हैं कि चीतों को बोत्सवाना से लाकर भारत में लंबे समय तक कैद में रखना सही नहीं है। बता दें कि अब तक विदेश से लाए गए 9 चीतों और भारत में जन्मे 12 शावकों की मौत हो चुकी है। देश के सामाजिक ताने बाने से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं। ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के बेगरिया गांव में 22 वर्षीय दलित युवक सूरज गौतम की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि सूरज ने अपने पड़ोसियों को हैप्पी होली कहा था, जिसके बाद एक ब्राह्मण परिवार के साथ उसका विवाद हो गया और उसी परिवार की एक महिला ने उस पर चाकू से कई वार किए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य जगत से एक बड़ी पहेली सुलझ गई है। द हिंदू में अरुण पंचपकेसन के लिखे लेख के अनुसार वैज्ञानिकों ने आखिरकार यह खोज निकाला है कि कोरोना टीकाकरण के बाद कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के क्यों बने थे। शोध में पाया गया कि एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों में इस्तेमाल होने वाले एडेनोवायरस का एक हिस्सा शरीर के PF4 नामक प्रोटीन से मिलता जुलता है। इसी कारण कुछ दुर्लभ मामलों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने गलती से अपने ही प्रोटीन पर हमला कर दिया, जिससे खतरनाक खून के थक्के बनने लगे। राजनीति की दुनिया में पश्चिम बंगाल का तापमान बढ़ा हुआ है। हरकारा डीप डाइव के एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हालिया बंगाल यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुर्मू ने ममता को अपनी छोटी बहन बताते हुए उनकी गैरमौजूदगी पर अफसोस जताया था। श्रवण गर्ग के अनुसार ये सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण की एक सोची समझी रणनीति है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। आर्टिकल 14 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने एक पत्रकार के उस ट्वीट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसमें उसने दिल्ली में हुए AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देश की छवि खराब करने वाला बताने पर सवाल उठाए थे। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A का इस्तेमाल करते हुए इस ट्वीट को भारत में ब्लॉक करवा दिया है। विदेशी मामलों पर भारत के रुख की बात करें तो स्तंभकार आकार पटेल ने अपने विश्लेषण में कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि एक कमजोर राष्ट्र के रूप में हमने दब्बू बने रहना चुना है। पटेल लिखते हैं कि भारत छोटी ताकतों और पड़ोसियों पर तो सख्त राष्ट्रवाद दिखाता है, लेकिन अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्तियों के सामने चुपचाप घुटने टेक देता है। वे ईरान के मामले में भारत की चुप्पी को इसी कायरता का हिस्सा मानते हैं। भारतीय क्रिकेट के हालात पर सुशांत सिंह ने एक तीखा लेख लिखा है। वे T20 विश्व कप जीत के जश्न के दौरान ICC अध्यक्ष और BCCI सचिव जय शाह की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। सुशांत लिखते हैं कि इस जश्न को विशेष धार्मिक रंग दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे सिख खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और ईसाई खिलाड़ी संजू सैमसन के अहम योगदान के बावजूद विश्व कप ट्रॉफी को सिर्फ एक मंदिर में ले जाया गया। वे इसे भारतीय क्रिकेट के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। अंत में समाज को आईना दिखाती एक रिपोर्ट।
प्रगति सक्सेना ने घरेलू हिंसा पर बनी शॉर्ट फिल्म बैंड बाजा बिटिया की चर्चा की है। 3.5 मिनट की इस फिल्म में मशहूर अभिनेता गजराज राव एक ऐसे पिता का किरदार निभा रहे हैं जो समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी को ससुराल की प्रताड़ना से वापस घर ले आता है। प्रगति लिखती हैं कि अगर माता पिता शादी के बाद कन्यादान कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़ें तो लाखों महिलाओं को घरेलू हिंसा के नर्क से बचाया जा सकता है। आज के इस विशेष और विस्तृत पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और अहम और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।